हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग 9 जनवरी, क्योंकि 29 दिसंबर 2022 के बाद डायरेक्ट जो है 9 जनवरी 2023 को सीटेट का पेपर हुआ था, तो इसमें 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। और दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की दिशाएं क्रमशः हैं। इसमें इस तरह से पूछा गया। और दोस्तों, ये मैप से अगर आप समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ, उसके बाद जो है जहाँ जहाँ आपका जो डाउट मुझे लगेगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 शिफ्टों में, तो उसका जो अलग से वीडियो है मैं उस क्वेश्चन को लेकर के उस मैप के थ्रू बताऊंगी कि जो आपके डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसे यहाँ पे मैं बताते हुए चलूँगी। बाकी जहाँ जहाँ बच्चों के जो कमेंट आते हैं, जो उनके डाउट रहते हैं, उसको लेकर के उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ऑप्शन ये में दिया गया है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, बी दिया है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, डी दिया है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली की बात की गई है और की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की दिशाएं क्रमशः यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैप के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे तो वहाँ पे मैं जो है क्लियर बता दूंगी कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। भरली वांगी जो है ये किससे बना है ये बताना है। ऑप्शन ए छोटे छोटे भरवा बैगन से, बी है सादा दाल का वम पुख्त या फिर स्टू बोलते हैं इसको, सी है ताज़ी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, डी है आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है। ये किससे बना है? तो दोस्तों ये छोटे छोटे भरवा बैगन से बना है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर इसका होगा। और ये जैसा कि महाराष्ट्र के एक विद्यालय में नियुक्ति हुई है टीचर की, वहाँ पे वो भोजन के विषय में पढ़ा रही है। तो भरली वांगी जो है छोटे छोटे भरवा बैगन से बना है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा ए दिया है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, बी दिया है उन्हें गर्म रखते हैं, सी है विभिन्न तरीकों से चलने में, डी है उन्हें जलसा बनाते हैं। तो पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, ये नहीं होगा। बी दिया है उन्हें गर्म रखते हैं, ये होगा दोस्तों, उनके पंख की बात की गई है। सी है विभिन्न तरीकों से चलने में, तो ये तो नहीं होगा। डी है उन्हें जलसा बनाते हैं, ये भी होगा। यानी बी और डी इसमें करेक्ट होगा। तो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, बी सी इसमें दिया है, इसमें बी और डी ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी और डी। दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जा रहे हैं, दिसंबर 2022 में पूछे गए हैं। तो आपको इस तरह का ABCD करके देगा, फिर नीचे जो है आपको ऑप्शन देगा। तो आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। और ध्यान देना है, आप कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन, बस आपको वहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप जो है आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, बी है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, सी दिया है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, डी है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। देखिए, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, ये नहीं होगा। उनके जो है आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पशु अंडे देते हैं उसके बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे।
उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींचे। दोस्तों ये एनसीईआरटी में पूरा साफ साफ दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है कर्दम मल्लेश्वरी, बी है सुनीता विलियम्स, सी है सूर्यमणि, डी है बचेंद्री पाल। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची, तो वो कौन है? बचेंद्री पाल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बचेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींची, इन्होंने जो है 23 मई 1984 को दिन में 1 बजे माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। करीब जो है ये 43 मिनट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाया है तो ये फिर से उठा सकता है थोड़ा सा चेंज करके, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, बी दिया है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, सी दिया है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, डी है मणिपुर बांस के उत्पादों को सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कौन सा कथन, इसमें जो है ABCD तो है लेकिन इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है, ये ABCD जैसा कि इससे पहले वीडियो क्वेश्चन जो आप लोग ने देखा है ABCD करके दे रहा है और जो ऑप्शन दे रहा है उसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना होता है। तो इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको मैं बता दे रही हूँ इसमें कौन सा सही होगा। तो ए दिया है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, ये करेक्ट होगा। और दिया है बी में है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, नहीं ये भी नहीं होगा। सी है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, ये भी जो है करेक्ट होगा। और डी है मणिपुर बांस के उत्पादों को सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट यानी A, C और D जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में जहाँ भी ACD रहेगा, तो इसमें तो टाइपिंग में मिस्टेक है, पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाया है, तो फिर भी मैंने बता दिया है दोस्तों, ये इसका गलत आंसर है और A, C और D इसका जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन में दिया रहता है कि ACD, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ए दिया है यश कमाने के लिए, देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी ABCD करके दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताने होते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। तो उसी टाइप का वो था जो ये नीचे का, उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, नहीं आ पाया है, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ें कैसे। तो कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ए दिया है यश कमाने के लिए, बी है मनोरंजन के लिए, सी दिया है अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, डी है ऊर्जा बचाने के लिए। दोस्तों देखिए कार्य जो है ऐसी चीज़ है जो हम अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी केवल सी वाला करेक्ट होगा, अपने को व अन्य लोगों को भरण पोषण के लिए, ये इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं केवल सी, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया यहाँ पे। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ए दिया है उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, बी है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, सी है नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, डी है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, ये नहीं होगा। बी है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, ये भी नहीं होगा। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ये होगा दोस्तों, सी वाला करेक्ट है। डी है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। तो ए और बी गलत है, इसमें सी और डी सही है। तो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन में सी तथा डी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए हाथी से
एक क्वेश्चन आपका जरूर ईवीएस में पूछा जाता है, तो इसको अलग से मैं बताऊंगी। पूरा जो हाथी से रिलेटेड एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक दिया गया है, क्या क्या पॉइंट्स दिया है उसको मैं अलग से बताऊंगी। आप लोग उसे जो है अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटनचेरू दरवाज़ा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी जो है बतानी है। तो दोस्तों इसकी जो वास्तविक दूरी होगी वो 1.672 होगी। इसको सॉल्व करके भी मैं बता दूंगी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा स्क्रीन पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे बता नहीं पा रही हूँ। और आप लोग जो है सॉल्व करिएगा दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई मिस्टेक आ रही है, तो आपको कोई डाउट, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इसको जो है डिटेल में सॉल्व करके बता दूँगी सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। ए है खासी असमी, बी है मिजो लुसोई कुकी, सी है मेतेलॉन अंग्रेजी, डी है माओ बंगाली। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। दोस्तों देखिए, मिजोरम में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वो मिजो लुसोई कुकी है। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं मिजो लुसोई कुकी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजो जो है भाषा मिजोरम की एक प्रमुख भाषा है। इसे लुसाई भी कहते हैं। मिजोरम को 1954 तक लुसाई पर्वतीय जिले के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये ऑप्शन ए दिया है प्रदूषण फैलाते हैं, बी है महंगे होते हैं, सी है प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, डी है बनने में कई साल लगते हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह जो है बनने में कई साल लगते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है सौर ऊर्जा, इसमें है पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब आते हैं। अगर अनवीकरणीय की बात करें तो इसमें कोयला जो है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी आते हैं। तो इसमें बनने में कई साल लगते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है। बी है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, सी है सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, डी है टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो इसमें देखिए, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? फर्स्ट में दिया है खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, नहीं। बी दिया है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, नहीं। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। दोस्तों सी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या फिर राज्य हैं। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, सी है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, डी है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पे अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश यानी राज्य हैं वो बताना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये नहीं होगा। बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, ये नहीं होगा। सी है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, ये ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है करेक्ट इसका आंसर होगा। इसको मैप के थ्रू मैं आप सभी को डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 24 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए है कालबेलिया, बी है कथक, सी है 13 ताली, डी है भवाई। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, ये जो है भवाई नृत्य कहलाता है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों देखिए, भवाई जो है ये पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मधुबनी एक प्रसिद्ध है, ए दिया है, झील है राजस्थान में, बिहार की शाल है, बी दिया गया है, सी है आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है, डी है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, ई है बिहार का एक स्थान है। तो मधुबनी एक प्रसिद्ध है, ए बी सी डी ई में क्या क्या करेक्ट है ये आपको बताना है। इसमें से झील है राजस्थान में, नहीं। बिहार की शाल है, नहीं। आंध्र प्रदेश की बनी हुई साड़ी है, नहीं। डी है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, ये करेक्ट है। बिहार का एक स्थान है, ये भी करेक्ट है। यानी डी और ई जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे डी और ई। तो दोस्तों ए बी सी डी करके फिर उसके बाद जो है ऑप्शन दे रहा है। इस तरह से अगर आप उस टॉपिक जैसे मधुबनी के बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल में पता रहेगा तभी आप इस टाइप के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको जो है एनसीईआरटी में पूरी तरह से दी गई है ये सारी चीज़ें। तो मैं उस पेज को आपको अलग अलग से वीडियो, जैसे हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मधुबनी से रिलेटेड है, और जितने भी हैं जो क्वेश्चन जो टॉपिक मेन है जहाँ से क्वेश्चन सीटेट बार बार उठाता है, उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक को हम लोग जो है अलग से भी देखेंगे ताकि जो है आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो दोस्तों ये जो 15 नंबर के कंटेंट के क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और 15 नंबर का जो पेडागोजी है वो अभी बचा हुआ है। तो उसको सेकेंड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि 9 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें से 15 जो कंटेंट के थे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 15 नंबर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों क्लास कैसा लगा आप लोग जो है फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते